नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जिनमें उन्होंने सीमांचल क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा और घुसपैठियों से निपटने की रणनीति की समीक्षा की। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश और राज्य दोनों में घुसपैठियों को हटाना प्राथमिकता है और किसी भी परिस्थिति में उनकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस रणनीति का उद्देश्य राज्य में सुरक्षा कड़ी करना है और अवैध घुसपैठ पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करना है। देखिए, बिहार से आदरणीय गृह मंत्री जी और सभी राष्ट्र की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और एक एक घुसपैठी को बिहार से भी बाहर करना है। ये स्पष्ट है। सरकार लगातार इस पर नीतियां बनाती रही है और जो भी घुसपैठी है सबको बिहार से बाहर करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया है। शराब घोटाले मामले को लेकर अब सियासत और तेज हो गई है। निचली अदालत द्वारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबूतों के अभाव में बरी किया गया था। अब इसे लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया, जिन्होंने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर कहा, ये तो प्रक्रिया है। जब किसी कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है और गलत आदेश दिया जाता है तो उसे बड़ी बेंच या ऊपरी कोर्ट द्वारा सही किया जाता है, उसमें अपील होती है और फिर उसमें सही निर्णय दिया जाता है। किरण रिजिजू के बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी पूरी की जा रही है। तो प्रक्रिया है। अभी तो जब किसी एक कोर्ट का कोई भी ऑर्डर होता है, अगर गलती ऑर्डर हो जाता है तो उसको फिर बड़ा कोर्ट या बड़ा बेंच में उसको करेक्ट किया जाता है। ये जुडिशरी जो प्रोसेस ही ऐसा है। अगर कोई निचले स्तर का कोर्ट किसी तरह से अगर गलती हो गया या गलत जजमेंट दे दिया या तथ्यों का अच्छा से मूल्यांकन नहीं हो पाया तो उसका अपील होता है, फिर उसका करेक्शन होता है, करेक्ट जजमेंट दिया जाता है। जुडिशियल ऑर्डर जो होता है उसमें मुझे टिप्पणी करने का नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इसमें पीएम मोदी और अमित शाह अरे उसका कहने से क्या होगा, वो तो ऐसे हवा में कहते रहते हैं अरविंद केजरीवाल जी। हम लोग उसको कितने साल से हम लोग सुनते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे कहते हैं, अभी तो राजनीतिक दृष्टि से भी पूरा हास्य उसमें चले गए हैं, तो वो तो कहेंगे ना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देकर के वो अपने आप को न्यूज में रहना चाहते हैं, तो मना तो नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र है, बोलने का आजादी है, मैं उनके आजादी को तो छीन नहीं सकता हूँ। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने आज विधान परिषद में सरकारी विद्यालयों की बदहाल व्यवस्था का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के कई सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर मनमानी कर रहे हैं और कार्यालय में बैठकर सिर्फ औपचारिकताएं निभा रहे हैं, जबकि शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मॉनिटरिंग के लिए निजी एजेंसियों को भी लगाया है, लेकिन उनके कर्मी भी हेडमास्टरों से मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नवल किशोर यादव ने सरकार से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। विद्यालय तो जानता भी नहीं है कि कोई उनके यहाँ सफाई करने वाला है। ऊपड़ ही घी उचक खार लेता है। जहां जहां प्राइवेट एजेंसी को दिया गया कि ये जो हमारा परमानेंट स्टाफ है काम करने से कतराता है, इसलिए हम प्राइवेट एजेंसी से इसको नीट एंड क्लीन रखेंगे। एक भी विद्यालय में कुछ नहीं होता और जब तक वहां के हेडमास्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक भुगतान करने का ये डीओ ऑफिस और एजेंसी दोनों मिल गया है और दोनों ढकरते रहता है महोदय। वही नहीं, आज इतने बड़े ढकरते रहता है खाके महोदय। आज आप देखिएगा बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है सरकार, वो सब डस्टिंग के बगैर खराब हो रहा है और यही स्थिति हॉस्पिटलों में भी है। इसलिए महोदय इसको बिना हेडमास्टर के
नो ऑब्जेक्शन दिए हुए भुगतान करने का सवाल नहीं हो सकता है। बिहार विधानसभा के चालू बजट सत्र में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अल्प सूचित प्रश्न के माध्यम से राज्य के जिला अस्पतालों में आईसीयू वार्डों की बदहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण कई आईसीयू वार्ड क्रियाशील नहीं हो पा रहे हैं, जिससे मरीज को महंगे निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लिखित जवाब में बताया कि राज्य में 35 में से कई जिला अस्पतालों में आईसीयू संचालित है और 7 निश्चय 3 के तहत सभी जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना भी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि चरणबद्ध तरीके से उपकरण और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कर आईसीयू वार्डों को पूरी तरह क्रियाशील बनाया जाएगा। साथ ही कटिहार जिला अस्पताल में भी जल्द विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य के 35 जिला अस्पतालों में से औरंगाबाद, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, गया जी, गोपालगंज, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सहरसा, छपरा एवं सीतामढ़ी में आईसीयू संचालित है। 7 निश्चय 3 के तहत सभी जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा अस्पताल के रूप में विकसित करने हेतु नीतिगत निर्णय लिया गया है, जिसके आलोक में चरणबद्ध रूप से जिला अस्पतालों का गैप एनालिसिस कर आवश्यक मशीन उपस्कर की आपूर्ति एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों को पदस्थापन करते हुए आईसीयू वार्ड क्रियाशील किए जाने की। मुंबई से शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने पर बयान देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय विपक्षी नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जाता है और केजरीवाल को भी इसी क्रम में दिल्ली चुनाव के दौरान निशाना बनाया गया था। आदित्य ठाकरे ने सिसोदिया और ममता बनर्जी को भी उनकी निर्भीक लड़ाई के लिए सराहा। उन्होंने धर्मांतरण कानून के मसौदे, क्रॉस पार्टी वोटिंग और सीबीआई जांच की पारदर्शिता की मांग की और दोबारा जांच कराने के साथ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वालों पर कार्रवाई की आवश्यकता जताई। अरविंद केजरीवाल जी की आज जो केसेस बरी हो गए, रियायत हो गई। फिर सिसोदिया जी है, कितने दिन उनको जेल में रखा था? जो वक्त इनका जेल में बर्बाद हुआ, जो उनकी बदनामी हुई, क्या भाजपा अभी माफ़ी मांगेगी? जो वक्त उनका गया जेल में, वो जो बीत गया, उसमें क्या कोई उनको दे सकता है वो वक्त वापस? कितने लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो पिछले 10 साल में भाजपा जो गंदी राजनीति करती आई है, किसी की बदनामी करती आई है, उसकी वजह से जेल गए हैं, ऐसे ही आरोपों को झेलते आए हैं। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके असल में घोटाले हैं और जो आज भाजपा में जाके मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। तो ये जो अंतर है, ये देश अभी जानता है। और सिर्फ देश नहीं तो दुनिया भर में भी भाजपा ने देश की बदनामी की है कि हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस अभी रहा नहीं है। सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भाजपा कब्जा करके बैठा है और भाजपा के आदेश पे विरोधकों के पीछे लगते हैं। उसी की जांच होनी चाहिए। जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट की, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनको भी अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये देश के घटना के साथ दुर्घटना है। अब खबर गुजरात के सूरत से। सूरत के नौकसेन नगर में सड़क किनारे जली हुई नोटों के मिलने से हड़कंप मच गया है। पांडेसरा क्षेत्र में सैकड़ों 500 रुपए के नोट जले और टुकड़ों में बिखरे पाए गए। राहगीरों की नजर पड़ते ही इलाके में अफरा तफरी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। नोटों की स्थिति देखकर स्थानीय लोग हैरान हैं और चिंतित भी हैं। घटना ने इलाके में सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी बड़ी रकम को किसने और क्यों जलाया? क्या यह सबूत मिटाने की कोशिश थी या किसी और कारण से हुआ कोई हादसा? इसका पता पुलिस जांच के बाद ही चलेगा। शराबबंदी कानून और कैग रिपोर्ट को लेकर बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन की प्रमुख पार्टियां भाजपा और जदयू कानून के सख्त क्रियान्वयन पर जोर देती है, जबकि एनडीए की सहयोगी पार्टियां राष्ट्रीय लोक मोर्चों और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चों भी इसके कार्यान्वयन पर सवाल उठाती रहीं। विपक्षी दल राजद ने कानून के प्रभाव और सरकार की जवाबदेही पर लगातार प्रश्न खड़े किए हैं। राजद विधायक राहुल शर्मा ने सदन में कहा कि होली जैसे पर्वों पर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष में गली गली और नुक्कड़ों पर शराब बेची जा रही है और होम डिलीवरी भी की जा रही है, जिसमें नाबालिगों द्वारा ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में शराबबंदी से बिहार के अनुभवों की व्यापक समीक्षा की मांग की और अवैध शराब आपूर्ति की घटनाओं पर सरकार को घेरा। वहीं कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने इंदिरा आवास योजना में अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिसमें वास्तविक लाभुकों को घर नहीं मिल पाया।
जबकि नाबालिगों के नाम पर आवास स्वीकृत किए गए। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि 70,000 करोड़ से बढ़कर 92,000 करोड़ रुपए हो गई है, जो वित्तीय अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े करती है और बड़े घोटालों की आशंका भी जताती है। होली के त्यौहार के चलते नहीं, जब सारे लोग क्षेत्र में घूम रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सूखा नशा, शराब एकदम गली गली मोहल्ले मोहल्ले बिक रही है। तो आप जानते हैं कि सदन में लोग जो जनता की समस्या होती है उसको ला के रखते हैं, तो इसके कारण से ये बात बार बार उठ रही है और लोग चाहते हैं कि इसकी समीक्षा हो। और सारे लोग चाहते हैं, चाहे दबे जुबान में चाहे या फिर खुल के चाहें, सारे लोग चाहते हैं कि एक समीक्षा हो जिसमें पता चले कि सरकार ने इससे क्या पाया और क्या खोया, उसके बाद इस पर आगे निर्णय होना चाहिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि होली नहीं, हम तो मतलब निरंतर कह रहे हैं कि ये बात छुपी हुई नहीं है। आप आम जनता से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। नीतीश जी ने ही जब पहली बार सरकार बनी थी तो पंचायतों में शराब बिक्री शुरू कराई थी और फिर बाद में अचानक से इसे रोक दिया। आज आलम यह है कि जो शराब दुकानों में मिलता था वो होम डिलीवरी हो रहा है और इसमें अब नाबालिग बच्चों को यूज़ किया जा रहा है। तो एक पूरे तरीके से संगठित गिरोह इसमें काम कर रहा है और सरकार को इसमें देखना चाहिए कि सामाजिक स्तर पर जो बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक स्तर पर जो गिरावट हो रही है, इस कारण से उसको रोका जाए। कैग ने वही सारी रिपोर्ट में लेकर आई है जिसको विपक्ष ने हमेशा दिखाया है। आप देखेंगे इस सदन में भी इंदिरा आवास को लेकर सवालों को लेकर सत्ता पक्ष के और विरोधी दल के विधायकों ने मामला उठाया था और उनकी रिपोर्ट में ये आ गया कि एक दिन के अंदर घर बन जा रहा है, प्लिंथ लेवल से लेकर छत लेवल तक। आपने देखा होगा कि एक ही खाते में 5-5 लोगों की सब्सिडी भेज दी गई है। ये कृषि विभाग में इनपुट हुआ है। आप देखेंगे कि अलग अलग विभागों में जो खरीदारी हुई है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो आप देखें कि जो बात विपक्ष उठा रहा था, कैग रिपोर्ट में उस बात को पुष्टि किया है और बताया है कि नहीं, जो बिहार सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है वो बहुत खराब स्थिति में है और यहाँ कहीं ना कहीं घोटाले की सरकार चल रही है। 70,000 करोड़ का जो उपयोगिता प्रमाण पत्र था वो 92,000 करोड़ 92,000 का 20,000 करोड़ बढ़ गया। तो आप देखिए, हम वही बात कहना चाह रहे हैं कि सरकार वित्तीय प्रबंधन में फेल है और कहीं ना कहीं अगर कल के डेट में यहाँ 50-60,000 करोड़ का कोई घोटाला सामने आ जाए तो बड़ी मतलब। अब खबर उत्तर प्रदेश के बनारस से, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में रंगभरी एकादशी के पावन अवसर पर पारंपरिक उल्लास और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर एसडीएम शंभू शरण ने कहा कि रंगभरी एकादशी की परंपरा काशी में अत्यंत प्राचीन है और काशी विश्वनाथ धाम में आज भी इस परंपरा का विधिवत निर्वाह किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस दौरान बाबा विश्वनाथ के दरबार में विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक भाग लेते हैं। में शास्त्रों में भी इसका वर्णन है और जो श्री काशी विश्वनाथ धाम में इसकी परंपरा का निर्वाह होता है, यह पूरी काशी की नगर की परंपरा के रूप में इसका निर्वहन किया जाता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो रंगभरी एकादशी की परंपरा है उसकी जो कथा बताई जाती है पौराणिक, यह है कि जब माता पार्वती ने पहाड़ पर्वत क्षेत्र में, जो कि हिमालय की पुत्री थी और कैलाश में भगवान भूतनाथ भोलेनाथ वहां विराजते थे, तो भगवान से उन्होंने जब जो भूमि का समतल क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में उन्होंने एक आवास की अपनी इच्छा प्रकट की, तो काशी में काशीपुराधिपति ने अपना आनंद कानन उसमें हुआ करता था, भगवान विष्णु से इस क्षेत्र को लेकर काशी बसाया और काशी में फिर माता गौरा का जब आगमन हुआ तो उस आगमन को ही काशी यहाँ पर रंगभरी एकादशी के पर्व के रूप में मनाने की परंपरा रही है। तो रंगभरी एकादशी में जिस समय पंचबदन प्रतिमा के रूप में भगवान का डोला एक चलता है, पालकी चलती है, इसमें भगवान मां पार्वती के साथ बेर स्वरूप में, प्रतिमा स्वरूप में विराजते हैं और लिंग स्वरूप में, जैसा हम जानते हैं, ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सामान्यतः उनकी पूजा होती है। तो एक दिन के लिए या जो वर्ष के कुछ विशेष दिनों में इस तरह की झांकी निकलती है, तो आज वाले दिन में विशेष रूप से सारे भक्त उन पर रंग अबीर गुलेल उड़ते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए शोभा यात्रा निकालते हैं और अंत में हमारी गर्भगृह में आकर विराजमान होते हैं भगवान मां गौरा के साथ। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां श्री कृष्ण जन्म स्थान में होली का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धा, रंग और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दरबार में रंगों की होली खेली और भक्ति रस में सरोवर हो गए। लठमार होली, गुलाल होली और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को पूरी तरह कृष्णमय बना दिया। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण फूलों की होली रही, जिसमें पुजारियों और सेवायतों ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की संयुक्त व्यवस्था के तहत सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए गए, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
इस उत्सव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ब्रज की होली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि सदियों पुरानी जीवंत परंपरा है जो आस्था, प्रेम और उत्साह के साथ मनाई जाती है। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट को लेकर महाविकास आघाड़ी के भीतर मंथन जारी है। कांग्रेस नेता और विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी महाविकास आघाड़ी की ओर से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि तीनों दलों के नेता आपस में चर्चा करेंगे और पार्टी हाईकमान से भी बातचीत के बाद अंतिम फैसला लेगी। वडेट्टीवार ने बताया कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की मांग की गई है क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और महाराष्ट्र से अपना प्रतिनिधि भेजना चाहती है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद यह प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना की ओर से भी कई इच्छुक उम्मीदवार हैं और सभी दलों के बीच सहमति से 1-2 दिन में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नहीं, देखिए, राज्यसभा को लेकर अभी कोई निर्णय तो हो नहीं चुका है महाविकास आघाड़ी का। हम तीनों पार्टी जो है हमारे नेता बैठेंगे, हम लोग साथ में चर्चा करेंगे और हाईकमान भी, हमको भी हाईकमान से बात करनी है, हम बात करेंगे और अंतिम निर्णय होगा वो हम लोग आपके सामने रखेंगे। आज शिवसेना का भी आग्रह तो हमारा भी आग्रह, क्योंकि हम लोग इसके लिए हमारी भूमिका है, हमें राज्यसभा में हमें इसीलिए चाहिए कि हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी में कल हमको राज्यसभा में अपना यहाँ से प्रतिनिधि भेजना चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये मांग हमारी इसीलिए है कि हमारे सब कार्यकर्ताओं, नेताओं की जो मांग, हमारे पदाधिकारी, हमारे जो बड़े नेता है महाराष्ट्र के, हमने एक साथ बैठकर ये चर्चा की और हमने अपना प्रस्ताव दिया है। वही प्रस्ताव जो हमारे उद्धव जी ठाकरे पक्ष के तरफ से है, उनके तरफ से भी काफ़ी सारे इच्छुक है और हमारे तरफ से भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है। पर आखिरी निर्णय जो होगा 1-2 दिन में हो जाएगा और जिसके हिस्से में ये जाएगी उसका निर्णय हम लोग 1-2 दिन में करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य लोगों को दोष मुक्त किए जाने के मामले में कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, इससे यह साबित होता है कि जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम करती हैं और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वडेट्टीवार ने कहा कि एक समय जांच एजेंसियों की साख और सम्मान था, लेकिन झूठे आरोप और मामलों के कारण उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। उन्होंने दावा किया कि नेताओं को बेबुनियादी मामलों में फंसाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और एजेंसियों को भविष्य में कार्रवाई से पहले कई बार सोचने की भी जरूरत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सहित केंद्रीय एजेंसियां राजनीतिक दबाव में काम करती हैं और इस पूरे घटनाक्रम में उन्हें सबक लेना चाहिए। नहीं, ये अभी तो सिद्ध हो चुका है कि ये तपास सेंट्रल की जो एजेंसियां है, ये जो इन्वेस्टिगेशन जितने भी एजेंसी है, ये सरकार के पोपट बने हुए हैं, सरकार के इशारे पर काम करते हैं और राजनेताओं को ये जानबूझकर उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं। ये सिद्ध हो चुका है। अभी ये इन एजेंसियों का एक ज़माने में बड़ा रुतबा था, बड़ा सम्मान था, अब ये सब गवा चुके हैं। सरकार के इशारे पर इन्होंने जो काम करके, झूठे मुकदमे करके, झूठे आरोप लगाकर उन्होंने जो एक बवाल खड़ा किया था, उसके बारे में ये आज का निकाल और उनकी निर्दोष मुक्तता यही दर्शाती है कि एक बड़ा थप्पड़ जम के ये एजेंसियों के गाल पर जड़ा गया है। अभी ये सुधरे, नहीं तो गधे से भी बड़ी लात कल एहसास इन लोगों को होगा। इस तरह का वातावरण देश में बना हुआ है। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में यूट्यूबर सलीम वास्तविक करीब 50 वर्ष पर उनके अली गार्डन स्थित कार्यालय में सुबह बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने गर्दन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर जानलेवा हमला किया है। गंभीर रूप से घायल सलीम को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालात नाजुक होने पर दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल रेफर किया गया। उनके गले का ऑपरेशन हो चुका है और आगे का उपचार जारी है, जबकि हालत अब भी गंभीर बताए जा रहे हैं। इस मामले में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इसे सुनियोजित हमला बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं सलीम के बेटे उस्मान की तहरीर पर भाटी बिल्डर AIMI के नेता अजगर अशरफ, शाहरुख और सोनू समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कई टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और CCTV फुटेज के आधार पर जांच जारी है। ये पूरे देश को हिलाने वाली घटना है।
एक एक व्यक्ति स्तब्ध है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी जी तो से मुख्यमंत्री बने, किसी की हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में। ये जिस तरह का उदयपुर में हुआ उससे घिनौना कृत्य है। सलीम जो बोलते थे उसके लिए कानून है अगर किसी को खराब लग रहा है, लेकिन इस तरह से चैलेंज करके मैं एक वीडियो देख रहा हूँ वायरल हो रही है कि जो रसूल के खिलाफ बोलता है उसको तुरंत मार देना चाहिए। और जो लोग आए तो वो कोई घटना ऐसी नहीं है। लौनी में पहले भी आतंकवादी पकड़े गए हैं जिन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया। बहुत संवेदनशील जगह है। पूरा यहाँ जो देवबंद है वो मदनी लगातार जहर उगलता है और भी कई मौलाना है। ये मौलाना ही नहीं है, ये जिहादी है कट्टर। जब तक इनका इलाज नहीं होगा हिंदुस्तान में कभी बवाल करा देंगे। मुसलमान कम पढ़े लिखे हैं, उनकी जो है बुद्धि पे पत्थर पड़े हुए हैं। अली गार्डन क्षेत्र में एक व्यक्ति को 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। इस सूचना के आधार पर तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा फील्ड यूनिट को बुलाते हुए मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि घायल व्यक्ति सलीम पुत्र नूर हसन, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी अली गार्डन निठोड़ा रोड कस्बा चौकी क्षेत्र के निवासी हैं, जिन्हें तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा घायल अवस्था में उपचार हेतु 50 सैया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें रेफर कर दिए जाने के उपरांत एम्बुलेंस में तत्काल जीटीबी हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, जहां पर वह अभी उपचाराधीन है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है तथा अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। होली धुलेटी के अवसर पर तीर्थराज द्वारका के जगत मंदिर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध फूलडोर महोत्सव को लेकर देवभूमि द्वारका में जबरदस्त उत्साह और तैयारियां देखने को मिल रही हैं। 3 मार्च को आयोजित इस पर्व में गुजरात भर से लाखों श्रद्धालु भगवान द्वारकाधीश के साथ होली खेलने पहुंच रहे हैं, जिससे द्वारका जाने वाली सड़कें भक्ति के रंग में रंग चुकी हैं। संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस ने 2000 से अधिक जवान तैनात किए हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और LCB और SOG व BDDS टीमें अलर्ट मोड पर हैं। प्रशासन और धर्मार्थ संगठनों ने पैदल यात्रियों के लिए सेवा कैंप, भोजन, विश्राम और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। ट्रैफिक और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं श्रद्धालु जय द्वारकाधीश के जयकारों के साथ आस्था और उल्लास में सरोवर नजर आ रहे हैं। गुजरात से आई हुई हूँ। आज मैं स्पेशल होली उत्सव के लिए आई हूँ। मैंने देखा रास्ते में लाखों की संख्या में भक्त उमड़ के आ रहे हैं, नाचते गाते डीजे के साथ लाइव करके आ रहे हैं और ये देख के ही मैं एकदम मेरे में भी एक्साइटमेंट आ गया। यहाँ आकर देखा तो यहाँ पर भी मंदिर के गेट से लेके लाखों की संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं दर्शन के लिए। काफी संख्या में भीड़ है और यहाँ पे भी डीजे, अंदर भी मंदिर के अंदर भी पुजारी द्वारा रंगोत्सव चल रहा है। सब एक दूसरे पे कलर होली खेल रहे हैं। हम पूरा मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ। ये मेरे जीवन की पहली सबसे स्पेशल होली है। थैंक यू कान्हा जी। जय द्वारका। अजमेर जिले ब्यावर से आया हूँ। नाम मेरा हिमांशु है। हर साल होली के उत्सव के लिए आते हैं। अंदर बहुत प्रसन्न हुआ। अंदर महाराज से जो होली खुलाते हैं, बहुत अच्छी होली, बहुत आनंद आता है। हर चीज की अच्छी से अच्छी व्यवस्था है, कोई चीज की कमी नहीं है। मोदी सरकार, मोदी जी के राज में बहुत आनंद ले रहे हैं। जय सिया राम, जय द्वारकाधीश। होली का जो त्योहार आ रहा है उसको लेकर पदयात्रियों गुजरात भर से, सभी डिस्ट्रिक्ट से और गुजरात के बाहर से भी पैदल चल के आ रहे हैं, तो वो लोगों की सुविधा और उनको कोई दिक्कत ना हो इसलिए रोड बंदोबस्त भी रखा है और वो लोग पैदल चल के यहाँ द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने आएंगे तो वो दर्शन स्मूथली कर सके, किसी भी बाधा न आए दर्शन में और आराम से दर्शन करके फिर अपने घर वापस लौट सके। इस हिसाब से हमने सभी किसी भी सिचुएशन को निपटने के लिए और किसी भी सिचुएशन और हालात को निपटने के लिए पूरा बंदोबस्त रखा है। हमारी पुलिस और ऑफिसर दोनों मिलके 2000 के आसपास पुलिस बंदोबस्त है, जिसमें रोड बंदोबस्त भी है, ट्रैफिक का नियमन करने के लिए भी है और मंदिर से लेकर हाथी गेट तक का
जो लाइन में लगेंगे लोग उनके लिए भी पूरा बंदोबस्त है। तो लोग आनंद और उत्साह से होली का त्योहार मनाए। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।